जनसत्ता संपादकीय 18 जुलाई 2025। राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की दावेदारी। राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की दावेदारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू राजनीतिक और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी स्थितियों को देखकर की गई थी, मगर 8 दशकों के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। देखा जाए तो शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही इसमें बड़े सुधार की गुंजाइश थी, जो नहीं किया गया। 5 अस्थायी सदस्य में यूरोप का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा, जबकि आबादी के लिहाज से वह मुश्किल से 5% ऐसा स्थान घेरता है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई देश इसमें अस्थायी सदस्य नहीं, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% कार्य इन्हीं से संबंधित है। अस्थायी सदस्यता के मामले में भारत की दावेदारी काफ़ी मजबूत है। सुशील कुमार सिंह। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन बीते 6-7 जुलाई को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ, जहां कई ज्वलंत मुद्दे उठे और इन्हीं में से एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल उभार से संबंधित भी था। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक, प्रभावी और कुशल बनाने की वकालत की है। चीन। खास बात यह है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र में तुलनात्मक रूप से बड़ी भूमिका निभाने की ब्राज़ील और भारत की इच्छा का समर्थन किया। वैसे देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का मामला दशकों पुराना है। यदि अमेरिका जैसे देश वास्तव में इस मसले पर गंभीर हैं तो सुरक्षा परिषद में बड़े सुधार के सामने लाकर भारत को अस्थायी सदस्यता के रूप में जगह दी जानी चाहिए। कई वर्ष पहले रूस ने जोर दिया था कि अस्थायी सदस्यों के लिए भारत का मजबूत दावेदार हैं। दुनिया के कई देश इस मामले में भारत के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन नतीजे वहीं के वहीं हैं। पिछले वर्ष भारत के दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनियस फ्रांसिस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा स्वरूप इसकी बदलती ज़रूरतों के मुताबिक नहीं है और इसमें सुधार नितांत आवश्यक है। अब ब्रिक्स सम्मेलन में चर्चा के बाद यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने जोर दिया कि सुरक्षा परिषद में सुधार वैश्विक दक्षिण के हितों को अनुरूप होनी चाहिए, यानी यह सुधार विकासशील देशों की भूमिका को विस्तार देने से भी जुड़ा होना चाहिए। वैसे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर विश्व व्यापार संगठन पर भी सवाल उठते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता और इनकी सफलता तथा विफलता की लकीर भी कमोबेश छोटी बड़ी रही है। संदर्भ यह भी है कि किसी भी संगठन या परिषद की यदि सुधार और बदलाव के विमुख पर लंबे समय तक रख दिया जाए तो इनमें गैर उपजाऊ तत्व स्वतः शामिल हो जाते हैं। दुनिया में भारत का बढ़ता कद मौजूदा समय पूरी धमक के साथ प्रतिबिंबित करता है। सुरक्षा परिषद में फेरबदल के साथ उसे अस्थायी सदस्यता बनाया जाए, तभी वैश्विक हित के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संतुलन संभव है। विदित है कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शुमार था और अब तक वह सुरक्षा परिषद का 8 बार सदस्य भी रह चुका है। आखिरी बार वर्ष 2021 से 22 में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने अपनी भूमिका निभाई थी, मगर पूरी योग्यता और व्यापक समर्थन के बावजूद अभी तक उसने अस्थायी सदस्य नहीं मिल पाई है। हालिया परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिक्स सम्मेलन में एक बार फिर इस मुद्दे को गूंज दिखाई दी। ब्रिटेन भी सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करता रहा है। इतना ही नहीं, वह भारत, जापान, ब्राज़ील समेत अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट देने की बात कह चुका है। पिछले 8 दशकों में चली आ रही इस व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन की मांग अक्सर उठती है। दुनिया के कई तरह के आकार और प्रकार का ग्रहण कर लिया है, मगर सुरक्षा परिषद 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस के अलावा 10 अस्थायी सदस्य के साथ यथावत स्थिति में है। ऐसे में अब परिवर्तन का समय आ चुका है। असल में सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू राजनीतिक और द्वितीय विश्व युद्ध की उपजी स्थिति को देखकर की गई थी, लेकिन 8 दशक के बहुत कुछ बदल चुका है। देखा जाए तो शीत युद्ध की समाप्ति के साथ इसमें बड़े सुधार की गुंजाइश थी, जो नहीं किया गया। 5 अस्थायी सदस्यों में यूरोप का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है।
जबकि आबादी के लिहाज से वो मुश्किल से 5% स्थान घेरता है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कोई सदस्य इसमें अस्थायी नहीं हैं, जबकि सुरक्षा परिषद के 50% कार्य इन्हीं से संबंधित हैं। सुरक्षा परिषद के ढांचे में सुधार इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इनमें अमेरिका का वर्चस्व दिखता है। भारत की सदस्यता के मामले में दावेदारी बहुत मजबूत दिखाई देती है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पीछे छोड़कर पहला स्थान बड़ा देश बन गया है, जबकि अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का 5वां बड़ा देश है। ऐसे में भारत की दावेदारी कहीं अधिक मजबूत है। इतना ही नहीं, भारत को विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और G20 जैसे आर्थिक संगठनों में प्रभावशाली माना जा सकता है। L39 समूह, जिसमें भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 42 विकासशील देशों की अगुवाई कर रहा है, वह भी सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता रहा है। अफ्रीका समूह में 54 देश हैं जो सुधार की वकालत करते रहे। इनकी मांग कि अफ्रीका में कम से कम 2 राष्ट्रों की वीटो शक्ति देकर अस्थायी सदस्यता की दी जाए। यदि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी है तो उसे चीन जैसे देशों के वीटो के दुरुपयोग पर न केवल अंकुश लगेगा बल्कि व्याप्त असंतुलन को भी पाटा जा सकेगा। गौरतलब है कि अपनी स्थापना से अब सुरक्षा परिषद की सफलताओं के साथ कई नाकामियां भी जुड़ रही हैं। यह बात सकारात्मक है कि इसके गठन के बाद तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, मगर दुनिया कई युद्धों से गुजरी है। रूस यूक्रेन के बीच अभी युद्ध जारी है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ। इजराइल और हमास तो संघर्षरत ही हैं। इससे पहले अमेरिका के नेतृत्व में वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण, वर्ष 2008 में रूस का जॉर्जिया पर हमला, अरब इजरायली युद्ध, 1994 में रवांडा का जनसंहार और 1993 में सोमालिया में गृह युद्ध सुरक्षा परिषद की विफलता की कहानी है। माना जा सकता है कि जिस अस्थायी सदस्यता के लिए भारत पिछले कुछ वर्षों से प्रयासरत है, वह वर्ष 1950 के दौर में आसानी से सुलभ थी। आवश्यकता की दृष्टि से देखें तो भारत इसका अस्थायी सदस्य इसलिए होना चाहिए क्योंकि सुरक्षा परिषद प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए परिषद समर्थन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एशिया में शांति और स्थिरता की दृष्टि से भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। चीन द्वारा सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के आतंकियों की सूचीबद्ध करने में बार बार अड़ंगा लगाना इस बात को पुख्ता करता है कि अस्थायी सदस्यता मिलने से भारत की वैश्विक पटल पर अधिक मजबूती से अपनी बात कहने की ताकत मिलेगी और चीन की चाल कमजोर होगी। इसके अलावा बाह्य सुरक्षा खतरा और भारत के खिलाफ सुनियोजित आतंकवाद जैसे गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। रोशनी बनाम अंधेरा। स्वाति जी का मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के साथ ही मनुष्य सामाजिक बंधनों, परंपराओं और रिश्तों से जुड़ जाता है। गर्भनाल कटने से लेकर अंतिम संस्कार के मुखाग्नि तक वह सामाजिक सरोकारों और परोपकारों के इर्द गिर्द रहता है। सरल भाषा में कहें तो मनुष्य का जीवन समाज के बिना असंभव सा है। वह समाज से सीखता है, अनुभव करता है और फिर उसी में जोड़ घटाव करके जोड़ा लौटा देता है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, प्रेम घृणा, यश अपयश, कर्म निष्क्रम, दया निर्दयता, विश्वास और विश्वास से सारे मानवीय भाव यही समाज से उपजते हैं। फिर वही विस्तार पाते हैं और आखिरकार समापित हो जाते हैं। समाज का सकारात्मक पक्ष और सहयोग व्यक्ति को आत्मिक, भावनात्मक और मानसिक दृष्टि से सबल और शीर्षस्थ करता है। लेकिन इसी समाज का साथ अगर ना मिले तो नकारात्मक हो तो व्यक्ति प्राण तक से गवा बैठता है। उद्दंडता, उच्छृंखलता को रोकने के लिए कई नियमों में समाज ने स्वयं को बांधा। मगर जब ये नियम सोच या विचार स्वार्थ हो लिए या वर्चस्व या प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, तो फिर यह त्रासदी ही साबित होती है। ऐसी ही एक त्रासदी भारत में डायन या डाकन धारणा सही तरीके से समझाए तो यह बस एक कुत्सित, कुंद और विक्षिप्त सोच पर है। यह सोच हर बात कई महिलाओं की जान ले लेती। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान में से लेकर भारत कई कोनों में डायन और जादू टोना के नाम पर सामूहिक संगठित हत्याओं को अंजाम दिया
जा रहा है। झारखंड ने किसी कोने में किसी डायन के नाम पर औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना सामने आती है, तो कभी असम के किसी कोने में महिला दिखाने की। वर्ष 2015 में रांची के एक ऐसा घटना सामने जिसमें सबका दिल दहला दिया था। एक औरत को डायन बताकर शुद्धिकरण के नाम पर भयानक यातना दी गई। या इंसानियत की हत्या करते हुए डायन घोषित करके सामूहिक बलात्कार, यौन हिंसा तक की घटना सामने आ चुकी है। इस तरह की बर्बर सोच की इंतहा तब होती है जब डायन चुड़ैल के नाम पर सार्वजनिक रूप से पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी तरह की एक घटना हाल ही में बिहार के पूर्णिया जिला में हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गांव के किसी परिवार का एक बच्चा बीमार हुआ और लोग उसे ओझा के पास ले गए। बच्चे को बचाया नहीं जा सका। कुछ ही दिनों बाद उसी परिवार के एक और बच्चे की तबीयत खराब हुई। टोले के लोग फिर उसी ओझे के पास गए जिसने एक अन्य परिवार की महिला के डायन घोषित कर दिया था। इसके बाद 200-250 लोगों ने उस घर की महिलाओं और पुरुषों को पीट कर अधमरा कर दिया, फिर उन्हें जला दिया। परिवार का एक बच्चा किसी तरह जान बचाकर भागा और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। कुछ लोगों को नामजद और लगभग 150 अज्ञात लोगों के नाम प्राथमिकता तो दर्ज की, लेकिन यह गुनहारों को सजा मिल पाएगी। कभी जमीन जायदाद संपत्ति हड़पने के नाम पर, कभी विवाद में, कभी बच्चे की बीमारी के नाम पर, कभी गांव की फसल खराब होने पर, कभी किसी बात को गांव की कथाकथित ओझा, गुनी, तांत्रिक आदि गांव की किसी भी स्त्री को डायन घोषित कर विपदा का कारण बता देता है। कम शिक्षित या अनपढ़ या फिर बहुत सारे कथित पढ़े लिखे लोग भी उसे ही सच मानकर उस स्त्री को अस्मिता और प्राण हरण पर लुप्त होते हैं। शिक्षा का अभाव, कठोर कानून की कमी, अंधविश्वास, स्वार्थ, प्रभुता जमाने की मंशा, मानवता का क्षरण, गांव वाले का एक औरत सोचना समझना जैसे कारण उभर कर सामने आए, जिसके आधार पर उन सबको एक साथ एक विवेकहीन भीड़ में तब्दील कर दिया जाता है। इस तरह की जड़ता और उनकी हिंसा के विरुद्ध बिहार, झारखंड, असम आदि कुछ राज्यों में कानून है, मगर ऐसे मामले में जुर्म साबित करना सबसे कठिन काम होता है। डायन घोषित चाहे किसी तांत्रिक या व्यक्ति विशेष करता हो, मगर उकसाने से लेकर अमानवीय व्यवहार, हत्या जैसे काम गांव या टोले के लोगों का होता है, जो किसी आपराधिक गिरोह की तरह घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में गवाह और सबूत निकालना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित होती है। कुछ लोग गिरफ्तार हो भी जाते हैं, वो अक्सर असली अपराधी बच निकलते हैं। जो कानून का खौफ ही नहीं होगा तो लोग बेफिक्र होकर ऐसे अपराधों को अंजाम देतेंगे। भारत आज चांद और मंगल पर पहुंच गया है, मगर विकास के सफर में रोशनी के बीच अंधेरे की तरह समाज में मानवीयता और संवेदनशीलता को चुनौती देने वाली कुछ मिथ्या धारणा या जड़ विकृत सोच अभी भी हमारे समाज तक कुंठित मार कर बैठी हैं। आखिर किन वजहों से ऐसा होता है? जब देश के दूर दराज इलाकों में स्मार्टफोन या मोबाइल टावर जैसे तकनीकी सुविधाएं तो पहुंचा दी गई, लेकिन लोगों की जड़ता पर चोट करने वाली सोच को खत्म करने, अंधविश्वास को दूर करने के लिए कोई सामाजिक विकास नीति नहीं दिखती। यह स्थिति बने रहने में किसका फायदा और कौन इस तरह की यथास्थिति में बना रहने देना चाहता है? किसी भी देश की सामाजिक सोच उस देश के विकास के रथ को खींचती है। सामाजिक और कानूनी स्तर पर ऐसे प्रयास होनी चाहिए जिससे इस तरह की किसी भी कुप्रथा की समाज में जगह न हो। दम तोड़ती संवेदना। उड़ीसा की एक छात्रा की मौत समाज व्यवस्था पर गहरी धब्बा है, और यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि सड़े हुए तंत्र की भयावह उदाहरण है जहाँ संवेदनशीलता का दम तोड़ चुकी हैं। कॉलेज प्रशासन की रवैया, यौन शोषण की मांग, शिकायत करने पर छात्रा को ही फेल करने और निकालने की धमकी देने की खबरें दर्शाती हैं कि कैसे शिक्षण संस्था अब सुरक्षित नहीं रहे, शर्मनाक हैं। पीड़ित छात्रा न्याय के गुहार लगाती रही, पर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। जब उसने अंतिम उम्मीद सोशल मीडिया का सहारा लिया तब कोई भी आगे नहीं आया। अंतिम उम्मीद से सोशल मीडिया का सहारा लिया था तब भी कोई। इस बात का सबूत है कैसे हमारे नेता और अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन हो चुके हैं। भुवनेश्वर कुछ महीने पहले एक नेपाली छात्रा के आत्महत्या करने की घटना के बावजूद
इस तरह के त्रासदियों को दोहराया जाना यह दिखता है कि हम अपनी गलतियों से सीखने के तैयार नहीं हैं। ऐसे में हम क्या अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य की उम्मीद दे सकते हैं? इस घटना के दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रसिद्धि यादव, फुलवाड़ी, पटना। सम्मान पर चोट। हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक निजी विद्यालय को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मानसिक धर्म की जांच के नाम पर स्कूल के छात्रों को शर्मिंदा किया गया। दरअसल विद्यालय के शौचालय में खून धब्बे मिले। इसके साथ छात्रों को बुलाकर प्रोजेक्ट के माध्यम से खून के धब्बे दिखाकर सभी से मासिक धर्म होने की बात पूछी। जिन छात्रों की माहवारी आ रही थी उसने अंगूठा का निशान लगा दिया। मगर सबसे दुखद बात है कि जिन लड़कियों ने मासिक चक्र आने की बात से इनकार किया उन सभी के कपड़े उतार कर जाँच की गई। मासिक धर्म स्त्री जीवन के महत्वपूर्ण जैविक चक्र है। यह न सिर्फ प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है बल्कि एक स्त्री के संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। इसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है, क्योंकि यही चक्र एक नए जीवन को जन्म देने की शक्ति प्रदान करता है। इसे सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड। भविष्य का निवेश। वित्तीय अभाव के बीच अनुसंधान क्षेत्र बढ़ा। इनमें से वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय की गंभीर चिंता को उजागर किया है। अमेरिका जैसे देश में अनुसंधान बजट में कटौती सिर्फ वहां की वैज्ञानिक प्रगति को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नवाचार प्रक्रिया अनुसंधान की प्रभावित कर सकती है। कोई दो राय नहीं कि नासा, NSS और NIH जैसे अग्रणी संस्थाओं के बजट में कटौती एक गहरा आघात है। ऐसे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में चल रहे क्रांतिकारी अनुसंधान कार्यों बेहद ही नकारात्मक असर पड़ेगा। इस घटनाक्रम को भारत से सबक लेनी चाहिए कि विज्ञान तकनीकी निवेश भविष्य का निवेश सरकार और निजी क्षेत्र की मिलकर अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता देनी होगी। तभी विश्व नेतृत्व की अपनी मजबूती निभा सकेगा। चेतन मालवी, बैतूल, मध्य प्रदेश। चीन की राह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन दौरा जरूर किया, मगर चीन ऐसा देश है जिस पर विश्वास नहीं किया सकता। रणनीतिक रूप से चीन जैसे महत्वाकांक्षी के देश बात पर रणनीतिक संबंधों में ऊंचे स्तर पर ले जाना आसान नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन ने क्या भूमिका निभाई वो किसी से छिपा नहीं। यही नहीं, चीन अपनी कूटनीति आर्थिक प्रभाव से दक्षिण एशिया में भारत को चारों तरफ से घेरने की कई वर्षों से कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में उसकी उपस्थिति लगातार बढ़ रही। भारतीय सीमा क्षेत्र में उसकी घुसपैठ आम बात हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में तो उसने सीमा पर गांव तक बना लिए हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान से बड़ा नुकसान हमें चीन ने पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत को भी कभी भी चीन का समर्थन नहीं मिला। विजय कुमार तिवारी, नई दिल्ली। पिछले कुछ वर्षों देश के मुक्त का औजार। पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजनीतिक दलों ने जैसे वास्तविक मुद्दा पर आम जनता का समर्थन हासिल करना मुश्किल होता गया, लोगों के सामने सुविधा मुक्त देने का वादा करके अपनी ओर आकर्षित करने लगा। वोट हासिल करने की मंशा से स्कूटी, टीवी या लैपटॉप या फिर कुछ राशि देना हो या फिर कोई अन्य सामान, मकसद यह होता है कि लोगों को मुक्त मुहैया कराने का वादा किया जाए ताकि वह मुद्दा आधारित राय बनाने की ओर ध्यान न दे। यही वजह है कि लगभग हर चुनाव से पहले जनता को कोई सुविधा मुक्त दिलाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच एक तरह से होड़ लग जाती है। हालांकि इस तरह के चलन से लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया जाता है। इससे लोभ आधारित मतदान की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने की खतरा पैदा हुए। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सरकारी धन का उपयोग बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और विकास कार्यों में होनी चाहिए, न कि चुनाव में वोट बटोरने की मंशा से मुक्त की सौगातों पर खर्च करने के लिए। विडंबना यह है कि एक और सरकार ने जन कल्याण कार्यों के लिए धन जारी करने को लेकर कई तरह के बहाने बनाती रहती हैं, दूसरी ओर सत्ता में वापसी या उसे हासिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर मुक्त की कोई सुविधा मुहैया कराने के वादे किए जाते हैं। एक तरह से यह जनता को दिया जाने वाला लालच है जिसके लिए बुनियादी सुविधाओं और अन्य जरूरी मुद्दों पर पर्दा डाल दिया जाता है। हाल के वर्षों में चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अमूमन हर पार्टी ने मुक्त और औजार का इस्तेमाल किया और बिहार की नीतीश कुमार सरकार अब इसका अपवाद नहीं। गौरतलब है कि गुरुवार को बिहार सरकार ने आम घरेलू उपभोक्ताओं को 125 मीटर यूनिट मुक्त बिजली देने की घोषणा की। यह फैसला अगले महीने से लागू हो जाएंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा
के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। जाहिर है, बिहार में इस तरह की घोषणाओं की पृष्ठभूमि में अगले कुछ महीनों के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। हालांकि बिजली मुफ्त मुहैया कराने के मामले में नीतीश कुमार की राय अलग थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्हें भी जनता के सामने मुफ्त की रेवड़ियां का सपना दिखाने में कोई हिचक नहीं रही। आखिर क्या कारण है कि बिहार सहित देश भर में जहां इस तरह के मुफ्त की सौगात जनता को देने के वादे किए जाते हैं, उनका हर समय चुनाव से पहले का वक्त होता है। सड़क, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार आदि के मसले पर खर्च का सवाल आते ही धन की कमी का रोना वाली सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र को सभी लोगों के लिए किसी सुविधा को मुफ्त करने का वादा करने का क्यों हिचक नहीं होती। जबकि अगर न्यायपूर्ण, न्याय और उचित खर्च के स्तर को बनाए रखा जाए तो रोजगार के सवाल पर ईमानदार इच्छा शक्ति से काम के तो लोगों को कार्य शक्ति को इतना मजबूत जरूर बनाया जा सकता है जिससे उन्हें मुफ्त सौगात की जरूरत ना पड़े। अफसोस यह है कि लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार करने के बजाय सरकार उसमें परिवर्तन पर निर्भरता की आदत डालने में ज़्यादा रुचि दिखा रही है। इस कड़ी में जनकल्याण की जिम्मेदारी के तहत किए जाने वाले कार्यों और मुफ्त की रेवड़ियों में फर्क मिटाने की कोशिश की जा रही है। जोखिम का उड़ान। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद विमानों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। अगर पहले भी किसी विमान इंजन फेल हो गए या विमान फेल हो जाए तो इसी बीच तकनीकी खराबी आ जाए तो इससे स्थिति में गंभीरता का अंदाजा लगाया सकता है। हवाई यात्रा में जोखिम गहरा है, इससे सूरत बचने के लिए गुंजाइश नहीं। पिछले कुछ महीनों में लगातार घट रही घटनाओं विमान कंपनियों को साख खतरे में ही यात्रियों का भरोसा भी टूट रहा है और वे यात्रा के जोखिम को लेकर आशंकित हो गए। ऐसी घटनाओं की जवाबदेही स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। अहमदाबाद हमले हादसे से देश उभरा भी नहीं कि बुधवार की रात विमान यात्री उस समय सहम गए जब दिल्ली से गोवा जा रहे विमान का इंजन रास्ते में खराब हो गया। यह एक आपात स्थिति था, लिहाजा मार्ग बदलकर उसे मुंबई में सुरक्षित उतार लिया गया। पायलट के समय रहते संदेश के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। यह चिंता की बात है। विमानों के इंजन फेल होने के मामले बढ़ रहे हैं। विमानन कंपनी डीजीसीए की हिदायत के बाद भी सजग नहीं दिख रही हैं। विडंबना यह है कि सुरक्षा या अन्य स्तर की जांच के संबंध में सख्त निर्देश किसी बड़े हादसे के बाद ही आते हैं। विमान के इंजन बंद होने या किसी भी तकनीकी खराबी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हाल में इंडिगो का ही एक विमान पटना से हवाई पट्टी को छूकर दोबारा उड़ गया और इस दौरान यात्री की सांसें अटकी रही। 5 मिनट बाद उसे सुरक्षित उतारा गया। अधिकतर हादसे विमान के उड़ान भरने या उतरते समय ही हुए। सवाल है कि विमानन में तकनीकी खराबी के मामले में क्यों बढ़ रहे हैं। किसी भी विमान की उड़ान से पहले सुरक्षित जांच और तकनीकी रूप से हर कसौटी पर 100% दुरुस्त होनी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। एक छोटी सी खामी या भूल उड़ान और उससे सवार सभी व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डाल सकती है। यह बेहद चिंताजनक है। अहमदाबाद हादसे के अलावा छोटी बड़ी गड़बड़ियों को लगातार खबरें आने के बावजूद सुरक्षित उड़ान को लेकर पर्याप्त सजगता बरतने की जरूरत शायद महसूस नहीं की जा रही है।